श्रोताओं नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा में। मैं हूं अशोक पांडे। श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम में हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं। दुनिया भर में 21 सितंबर को विश्व अल्जाइमर दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, क्या कारण है इसके पीछे, अल्जाइमर किस तरह की बीमारी है, किसको प्रभावित करती है और इससे बचा कैसे जा सके, इन्हीं बिंदुओं पर आज हम चर्चा करेंगे। और इस बारे में विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में डॉक्टर रामेश्वर नाथ चौरसिया जी हैं। आप प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरोलॉजी, IMS BHU में। डॉक्टर साहब नमस्कार, स्वागत है हमारे स्टूडियो में और इस कार्यक्रम में। नमस्कार अशोक जी, धन्यवाद। डॉक्टर साहब, अल्जाइमर की जब हम बात करते हैं जी, तो हम में से कई सारे लोगों को इस शब्द का अर्थ नहीं पता है, इस बीमारी के बारे में नहीं पता है। तो सबसे पहला सवाल यही है कि अल्जाइमर क्या है, किस तरह की समस्या है? जी, अल्जाइमर एक बीमारी का नाम है जो मस्तिष्क से उत्पन्न होती है और जिसको हम लोग भूलने की बीमारी, आम भाषा में बोले तो भूलने की बीमारी कहा जाता है। और ये भूलने की जो बीमारी है ये बचपन से नहीं होती, ये बाद में इसको कहते हैं कि एक्वायर्ड हुआ, मतलब ये बाद में आया, बचपन से नहीं है। जैसे बचपन से बहुत सारे लोग मेंटल रिटार्डेशन होता है, दिमाग कम होता है, तो उनको भी याद करने में और बाकी चीज़ें जो याददाश्त वगैरह रखने में या नया सीखने में दिक्कत होती है। तो इस तरीके की वो पैदाइशी नहीं है, ये बाद में एक्वायर्ड होता है। जनरली कहते हैं कि ये जो बीमारी है बूढ़े लोगों में होता है, एल्डरली में होता है, लेकिन कुछ कारण होते हैं जो जेनेटिक होते हैं जिसमें, तो उसमें थोड़ा सा और यंग एज में भी प्रेजेंट कर सकते हैं इस बीमारी के साथ। आपने कहा कि ये भूलने की बीमारी है, तो आमतौर पर हम देखते हैं कि कई बार बुढ़ापे में तो व्यक्ति कई चीजों के बारे में भूल जाता है। कई बार कोई सामान कहीं रखा और उसके ध्यान से उतर गया जी। पर सिर्फ बुढ़ापे की समस्या नहीं है ये, भूलने की ये प्रक्रिया आमतौर पर जवानी के दिनों में भी लोगों में पाई जाती है। तो किस तरह का भूलना, माने इसके जो लक्षण हैं उनको कैसे पहचाना जाए? तो आप कह रहे हैं कि ये बीमारी कब हम कहेंगे कि ये बीमारी हो गई है? क्योंकि आम जीवन में भी आजकल लोग इतने व्यस्त रहते हैं और दिमाग कई तरफ बटा रहता है, तो उनको भी लगता है कि हम उधर भूल रहे हैं कुछ। जनरली लोगों को भ्रम हो जाता है इस तरीके का कि हम भूल रहे हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो यंग एज में बहुत सारा दिमाग बटा रहता है कामों में कई तरफ, तो ऐसा हो स्वाभाविक है कि भाई हम जिधर ध्यान नहीं देंगे तो ऑब्वियस सी चीज़ है कि वो हमारे मेमोरी में नहीं रहेगा। हम जिधर देखेंगे नहीं, ध्यान नहीं देंगे तो वो हमारे याददाश्त में नहीं रहेगा, हम सीख नहीं पाएंगे। वैसे ही जब हम इसको कहेंगे बीमारी, जैसे कि हमने कहा कि एल्डरली, मतलब कि ये जब वृद्ध आदमी होता है तो यूजुअली ये 60 के बाद की बीमारी है। इसमें ये देखा जाता है कि आदमी को जब दिक्कत चालू हुई उससे पहले वो ठीक था, तो आदमी को अभी स्टार्ट हुआ बीमारी भूलने की, या फिर इसके कई प्रकार होते हैं। जैसे जिसका अगर अल्जाइमर एज सच डिमेंशिया अगर हम लोग बोलें तो इसमें एक तो याददाश्त वाली हो सकती है और याददाश्त के अलावा भी होता है जिसको हम लोग डिमेंशिया कहते हैं। बहुत बार होता है कि लक्षण को हम लोग कुछ ऐसा स्टार्ट करते हैं कि वर्ड फाइंडिंग डिफिकल्टी, मतलब कि शब्द को हम लोग याद नहीं कर पाते हैं। लगता है ये है, ऐसे करते करते वो मुंह में लगता है कि उनको है, लेकिन वो पकड़ नहीं पाते, वो शब्द आ नहीं पाता है। ऐसे ही रास्ता भूल जाना, जो पहले दिमागी लेवल था, जो कैलकुलेशन वगैरह जैसे जोड़ घटाव गुणा भाग कर लेते थे आसानी से, अभी उसमें दिक्कत आने लगना। तो ये जो अभी हमने लैंग्वेज वाली बताई, भाषा वाली बताई, जिसमें वर्ड फाइंडिंग डिफिकल्टी है, या फिर स्पेशल ओरिएंटेशन जिसको कहते हैं कि रास्ता भूल जाना, जो जिस रास्ते पे रोज जा रहे हैं आदमी उधर के रास्तों को भूल जाता है। या फिर आपका जो हमने अभी और बताया कि कॉम्प्लेक्स जो काम है वो भूल जाता है, कैलकुलेशन खास करके अगर रोजमर्रा की जिंदगी में। या फिर आप कहिए कि व्यवहार में भी कुछ परिवर्तन आने लगते हैं कि पहले तो ठीक थे लेकिन अब देख रहे हैं कि चिड़चिड़ा हो जाते हैं, बात बात पे गुस्सा करने लगते हैं, गाली देने लगते हैं, जहां शौच जाना चाहिए वहां शौच न जाकर के कहीं और अन्यत्र जैसे किचन में चले गए, या ऐसे खुले में जाकर के कर रहे हैं शौच, जो कि पहले ऐसा उनके साथ नहीं हुआ करता था। तो ये कुछ लक्षण है जिससे हम लोग पहचानते हैं और उसको हम लोग डिमेंशिया के रूप में लेते हैं। अल्जाइमर एक
डिमेंशिया के अंडर ही एक एल्जाइमर नाम की बीमारी होती है। डॉक्टर साहब, लक्षणों की हमने बात कर ली, लेकिन उतना ही महत्वपूर्ण है इसके कारकों की बात करना। जी। तो कारण क्या है, इस तरह की स्थिति किसी व्यक्ति के साथ आखिर होती क्यों है? जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जैसे जैसे हम लोग वृद्ध होंगे वैसे वैसे हम लोगों के शरीर में बहुत सारी मटेरियल्स डिपॉजिट होते रहते हैं और कुछ केमिकल्स होते हैं जो ब्रेन से कम होने लगते हैं। कुछ न्यूरॉन्स, स्पेसिफिक जगह जो ब्रेन की कुछ कोशिकाएं होती हैं, न्यूरॉन्स होती हैं, वो मरने लगता है। तो अगर वो याददाश्त वाले एरिया का है तो याददाश्त हमारा कम होगा। अगर वो बिहेवियर वाले एरिया का है तो पहले बिहेवियर जाएगा। ऐसे ही अगर जो एरिया दिमाग में हम लोग का ओरिएंटेशन बनाता है कि भाई ये रास्ता इधर है, इधर से जाने के बाद इधर मुड़ करके इधर घर जाना है ना, तो इस तरीके के एरिया पे डिपेंड करता है कि कौन सा एरिया पहले अफेक्टेड हो रहा है। और फिर ग्रेजुअली धीरे धीरे ब्रेन सूखता है, ब्रेन सिकुड़ता है, नसें सूखती हैं, तो बाद में और सारे लक्षण भी कंबाइंड होकर के एक पूरा डिजीज को प्रदर्शित करता है। अच्छा, आपने कहा कि ये समस्या उम्र से जुड़ी हुई है, इसको हम एक्वायर करते हैं। जी। क्या जेनेटिक जैसी कोई संभावना होती है इसमें? जी बिल्कुल, जैसा कि मैंने कहा कि अगर यंग लोग में इस तरीके की बीमारी प्रोग्रेस कर रही है और लक्षण सारे हमको दिख रहे हैं, तो हम इसको जेनेटिक, यूजुअली कुछ फैक्टर्स हैं जो जेनेटिकली होते हैं, तो उसमें हो सकता है कि पेरेंट्स से बच्चों में आ रहा है, तो हम लोग उसको टेस्ट कराते हैं। तो कई सारे अभी तक क्रोमोजोम्स, जो जीन्स होते हैं, जो पाए गए हैं कि ये डिमेंशिया से एसोसिएटेड होते हैं। अच्छा, ये बीमारी कितनी भयावह है? दुनिया भर में जो आंकड़े हैं या हमारे देश की जो स्थिति है, जी, क्योंकि भारत इस समय दुनिया की सबसे अधिक आबादी का देश है, तो ऐसे में युवाओं की संख्या तो हमारे पास ही है, जो बुजुर्गों की संख्या है वो भी काफी स्थिति अच्छी है। तो कितनी बीमारी की जो स्थिति है वो कैसी है भारत में? जी, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग भी सबसे पॉपुलेटेड कंट्री हो गए, एक तरीके से जनसंख्या में सबसे आगे निकल गए हैं। और साथ में जो इन्फेक्शन वगैरह से है लड़ने की क्षमता जैसे है, तो आजकल हम लोग अच्छा खासा बचते हैं लोग, और वृद्धावस्था में जाने की तैयारी धीरे धीरे होती है। तो जैसे जैसे पॉपुलेशन वृद्धावस्था की बढ़ेगी, वृद्ध लोगों की बढ़ेगी, वैसे वैसे हम लोगों को देखेंगे कि ये बीमारी का भी परसेंटेज हम लोग को बढ़ता हुआ नजर आएगा। इसका बर्डन समझ लीजिए कि ऐसे है कि अगर घर में किसी के एक जो वृद्ध है और वो धीरे धीरे चीजों को भूलने लगा है, तो ऐसे में, और साथ में अगर भूलने के साथ में व्यवहार में गड़बड़ी आता है, तो ये सोशल प्रॉब्लम भी हो जाती है। आप उनको कहीं दूसरे के यहाँ छोड़ नहीं सकते, आपको घर में ही रह के फुल टाइम कम से कम एक और दो, कभी कभी तो दो लोग केयर टेकर के रूप में फुल टाइम चाहिए होते हैं, क्योंकि इनका व्यवहार में भी अगर परिवर्तन आ गया तो वो क्या व्यवहार करेंगे, किससे करेंगे, ये पता नहीं। तो ऐसे में संभालने के लिए, और साथ में जो सोशल, अगर वो आदमी स्वस्थ है तो बहुत सारा हो सकता है काम करे, तो कुछ डायरेक्ट हानि है, कुछ इनडायरेक्ट रूप में हानि हो। तो इसमें एक तरीके से आप समझ लीजिए कि पूरा का पूरा फुल टाइम केयर टेकर चाहिए होता है। आपको देखे होंगे कई सारे मूवी में भी इस तरीके से अगर दिखाया जाता है कि अगर घर में वृद्धावस्था में अगर कोई इस बीमारी से ग्रसित होता है तो बहुत ही वो परिवार परेशानी में पड़ता है। अच्छा, इस बीमारी के लक्षणों की हमने चर्चा कर ली, कारणों की चर्चा कर ली, बचाव के क्या उपाय हैं? अभी तक अगर पहले तो बहुत सारे कारण होते हैं इस तरीके से भूलने के, लेकिन एल्जाइमर जो है, एल्जाइमर में प्योर केवल जो न्यूरॉन्स होते हैं, जिसकी इटियोलॉजी बहुत अच्छे से अभी तक पैथोजेनेसिस क्या है, क्यों होता है, एग्जैक्ट नहीं पता है। नहीं तो वो हम लोग उसको रोक सकते हैं, ऐसे दवाई आ सकती है, बन सकती है। तो इस पे अभी रिसर्च का विषय है। हम लोगों ने जो रोकने की जो कुछ दवाइयां हैं, जो स्पीड जो है भूलने की उसको थोड़ा स्लो कर सकती है, घटा देती है। रोक तो नहीं पाएगी पूरी तरीके से, लेकिन उसकी स्पीड जो है खराब होने की जो है वो उसको थोड़ा सा रोक सकती है, स्लो कर सकती है। तो जो लेवल हो सकता है हमारा 2 साल पे पहुंचना है, अगर हम दवा ले रहे हैं तो हो सकता है कि हम 3-4 साल 5 साल बाद उस लेवल पे पहुंचे। और नॉन ड्रग, मतलब जिसको क्या है कि दवा के अलावा जो बहुत सारे मेथड्स हैं, तो उसमें एक आपका मेडिटेशन बहुत ही अच्छा तरीका है,
योग है। ब्रेन को आपको हमेशा कहीं ना कहीं एंगेज करके रखना है कि जैसे कोई कॉम्प्लेक्स वर्क है, कॉम्प्लेक्स गेम्स हैं, तो वो सब आप खेलने देखा गया है, पाया गया है कि ऐसे जो लोग बहुत कॉम्प्लेक्स काम करते हैं या बहुत इस तरीके का गेम्स वगैरह खेलते रहते हैं, तो जिसे आजकल पेपर में देखेंगे सुडोकू आया है, मोबाइल्स में बहुत सारे गेम हैं, तो माइंड गेम जो खेलते रहते हैं इस तरीके से, तो उसमें उनको भूलने की शिकायत जो है ये कम पाया जाता है। ये देखा मेंटली एक्टिव रहने की जरूरत है। और बाकी अदर बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स है, जैसे शुगर है, बीपी है, ये अगर अनियंत्रित है, मोटापा है या इस तरीके से जो स्मोकिंग है, अल्कोहल है, अगर ये सब अगर आप ले रहे हैं तो ये भी एक कारण है जो आपका इस डिमेंशिया नामक बीमारी को जन्म देती है। हमारी लाइफस्टाइल भी काफी हद तक इसके लिए जी बिल्कुल, मैंने लाइफस्टाइल इसीलिए मैंने कहा कि मेडिटेशन, योगा, आप एक अपने आप को फिजिकली कितना एक्टिव रखते हैं, मेंटली कितना एक्टिव रखते हैं, तो हम लोग देखेंगे कि ऐसे लोगों में ये बीमारी कम पाई जाती है। हर वर्ष इस समस्या को लेकर के जागरूकता फैलाने के लिए कोई ना कोई एक थीम रखी जाती है। तो अल्जाइमर दिवस को लेकर के वर्ष 2024 का जो विषय है, जो थीम है जी, वो क्या रखा गया है और उससे क्या संदेश देने की कोशिश है कि इस बीमारी को कितनी गंभीरता से लेने की जरूरत है, और अगर हम इसको गंभीरता पूर्वक नहीं लेते हैं तो क्या समस्याएं हो सकती हैं? जी बिल्कुल, जैसा कि हम लोग हर साल कोई न कोई इस दिवस पे कोई थीम लेकर के चलते हैं, तो इस साल का जो थीम है अभी ब्रेन हेल्थ एंड रिस्क रिडक्शन, तो कैसे ब्रेन को हम लोग हेल्दी रखा जाए और जो कारण है जिससे ब्रेन की बीमारियां होती हैं और खास करके ये डिमेंशिया, अल्जाइमर, वो हम लोग कैसे कम कर सकते हैं, उसको कितना हम लोग कम कर सकते हैं, जैसा अभी हमने पहले चर्चा किया, तो बहुत सारे कारण हैं को लेकर के इस साल का ये थीम है। अच्छा डॉक्टर साहब, वक्त हो रहा है कार्यक्रम को समाप्त करने का, तो चलते चलते एक सवाल ये भी बहुत आवश्यक हो जाता है कि परिवार की भूमिका क्या है ऐसे रोगियों के साथ, ऐसे मरीजों के साथ? जी बहुत अच्छा सवाल पूछा है, और ये जैसे कहते हैं कि केयर गिवर, जो परिवार में सदस्य हैं, अगर कोई इस तरीके से वृद्ध है या फिर डिमेंशिया से ग्रसित है घर में, तो हमको उसको कई सारी चीज़ें, जैसे ये भूल जाते हैं कि कहाँ सामान रखा हुआ है, नहाने धोने ब्रश करने से ले करके रोज़मर्रा के जो जीवन का है, तो उनका सुगमता से हमको सामने कोशिश करना चाहिए कि सामने रखा रहे, और दिखेगा तो शायद वो उठा करके अपने से कुछ इंडिपेंडेंट रह पाएं और काम कर पाएं। अदरवाइज आपको हेल्प करने के लिए समय समय पे उनका जो टाइमिंग है वो खुद आपको करवाना पड़ेगा, और ये भी देखना है कि कहीं वो निकल के बाहर न चले जाए, क्योंकि इस तरीके से बाहर चले जाने पे वो किधर जाकर के खो जाएंगे तो पता नहीं चलता। गांव में फिर भी ठीक है कि सभी लोग जानते हैं, तो गांव में बहुत दूर तक नहीं जाते हैं तो लोग पहुंचा देते हैं घर पे, लेकिन शहर में एक बार अगर गुम हो जाते हैं तो बहुत मुश्किल होता है सर्च करके उनको ढूंढ करके लेकर के घर आना। तो अत्यंत एक तरीके जैसे बच्चे का देखभाल करते हैं, समझ लीजिए छोटा बालक एक तरीके से, वैसे ही जो मरीज डिमेंशिया या अल्जाइमर से ग्रसित है उसको वैसे ही केयर आपको देना है। अच्छा, लापरवाही इस मामले में कितनी गंभीर हो सकती है? जी, लापरवाही में आप जैसे मैंने बताया कि खो सकते हैं, हो सकता है भूल गए हों, तो बहुत मिस्टेक्स उनसे अक्सर होते रहते हैं, तो वो क्या हैंडल कर रहे हैं घर में, क्या नहीं हैंडल कर रहे हैं, इस पे आधारित है कि आप कितना नुकसान उनके द्वारा हो सकता है। क्योंकि भूलने की बीमारी है, वो जान कर नहीं रहे हैं, तो आपको इस पे ध्यान देना पड़ेगा। इसीलिए मैंने कहा कि एटलीस्ट अगर ऐसा कोई है तो आपको 24 घंटे 24/7 आपको केयर करने के लिए एक अलग से व्यक्ति को आपको उसके लिए निर्धारित करना पड़ेगा। निश्चित तौर पर डॉक्टर साहब, डिमेंशिया को लेकर के, अल्जाइमर को लेकर के जो जानकारी आज आपने हमारे श्रोताओं को दी है वो हम सभी के लिए बहुत लाभकारी है, और ऐसे मरीजों की देखभाल किस तरह से करनी है, क्या बचाव के उपाय हो सकते हैं, ये आपने जो हमारे श्रोताओं को बताया। निश्चित तौर पर इसमें बहुत सारे मरीजों को हम मदद कर सकते हैं, उनको लाभ पहुंचा सकते हैं, अगर हमें ये पता है कि इनका ट्रीटमेंट, इनका इलाज चल रहा है और इन्हें किस तरह से इनसे पेश आने की आवश्यकता है।
आप आए, आपने समय दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी बिल्कुल। मैं लास्ट में ये भी कहना चाहूंगा कि अगर इस तरीके का कोई व्यक्ति है तो कोशिश करना चाहिए कि एक कार्ड बना करके उनके जेब में रख सकते हैं, मोबाइल नंबर, उनका नाम और अटेंडेंट या जो भी उनके परिवारजन का मोबाइल नंबर हो, और ताकि दूसरा कोई अगर इस तरीके से पाता है, उनको कहीं खो जाते हैं तो वो फोन करके उनको बता पावे, और समाज में भी अवेयरनेस हो कि नहीं ये बीमारी से ग्रसित हैं, तो कुछ अगर उल्टा पुल्टा हरकत उनके द्वारा हो जाती है तो उसको टॉलरेट करने की क्षमता परिवार तक वो सूचना परिवार तक पहुंच जाए, और समाज को भी ये देखना पड़ेगा कि वो बीमार है, तो अगर कुछ ऐसी गलतियां उनसे हो जा रही है तो टॉलरेट करने की क्षमता समाज के लोगों को भी होना चाहिए। निश्चित तौर पर ये हम सबको ध्यान देने की जरूरत है। डॉक्टर साहब आप आए, आपने समय दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।